हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता, जिसको आप सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके जो प्रमुख स्थल है, क्या क्या प्राप्त हुए हैं, किस तरीके से इसका उद्भव हुआ। तो ये सारी चीज़ें आज हम बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करने वाले हैं। इस पूरे के पूरे पीडीएफ को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहूँगी। फर्स्ट पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे जो भी इससे रिलेटेड प्लेसेस हैं और कहाँ पे क्या क्या पाए गए हैं, कौन कौन किस नदी के तट पर है। ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट करेंगे। इसका उद्भव और इस सिंधु घाटी का जो नगर नियोजन था उसकी विशेषता, ये हम देखेंगे। यहाँ से 1-2 मार्क्स से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद का जो पीडीएफ रहेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप जो मैंने बीपीएससी सीरीज में जो भी वीडियोस इससे पहले डाली हैं वो सारी चीज़ें आपको पसंद आ रही होंगी। ना सिर्फ बीपीएससी के लिए, अदरवाइज हर एक एग्ज़ाम के लिए ये सारे के सारे वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं और इस चैनल के माध्यम से आपको किसी भी एग्ज़ाम के आने से पहले नोटिफिकेशन मिल जाता है। कैसे उसका प्रिपरेशन करें वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे गाइड की जाती है। सो अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1921 में पाकिस्तान के शाहीवाल जिले के हड़प्पा नामक स्थल से इस सभ्यता की जानकारी प्राप्त हुई थी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। 1922 में मोहनजोदड़ो एवं अन्य स्थलों का भी पता चला, तब यह मानकर कि सिंधु घाटी के इर्द गिर्द ही इस सभ्यता का विस्तार है, ठीक है, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी रख दिया गया। लेकिन ज्यादातर आप इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही जानते हैं क्योंकि पहला खोज जिस नाम से हुआ है उसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में हड़प्पा का क्षेत्रफल जो है ये कितना है, तो ये 1,02,99,600 वर्ग मील है। ये क्षेत्रफल आप याद रख लीजिएगा। और इसका जो विस्तार था ये पश्चिम में सुदकेगडोर से लेके मकरान तट से, पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ जिला में एवं उत्तर में जम्मू से लेके दक्षिण में नर्मदा तक था। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। और सबसे उत्तर में गुमला एवं सबसे दक्षिण में सूरत जिले का हल्द्वाना इसमें सम्मिलित है। ओके, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये सारी चीजों को याद रख लीजिएगा। आगे हम देखते हैं सैंधव सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों की स्थिति और उनका क्या परिचय है वो। इसमें सबसे पहले हम कवर करते हैं बलूचिस्तान से जो जो स्थल रिलेटेड है। पहले है कि सुदकेगे इंडोर जो है ये बलूचिस्तान से रिलेटेड है। सुदकाह कोह जो है ये बलूचिस्तान से है और डाबरकोट ये भी बलूचिस्तान से है। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वर्ड्स हैं, वो मैं हाईलाइट कर रही हूँ। आप प्लीज़ उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। 1927 में जॉर्ज डेल्स ने इसका पता लगाया था और 1962 में जॉर्ज डेल्स ने इसका पुरातत्वेशन किया था। और यह स्थल जो है ये दाश्क नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो दाश्क नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ एक बंदरगाह है जो कि दुर्ग एवं निचले नगर की रूपरेखा मिलती है। बंदरगाह मिलता है और दुर्ग एवं निचले नगर की रूपरेखा मिलती है। तो यहाँ से क्या क्या मिला है ये आपको नोट डाउन कर लेना है। कौन से ईस्वी में इसकी खोज की गई इस जगह की और किसने किया ये आपको नोट कर लेना है। कौन सी नदी के किनारे है ये ज्यादा आपको नोट कर लेना है। फिर देख लेते हैं कि एक बंदरगाह के रूप में संभवतः सिंधु सभ्यता फारस एवं बेबीलोन के मध्य होने वाले व्यापार में इस स्थल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। तो किसके किसके बीच में क्या महत्वपूर्ण भूमिका थी ये आपको नोट डाउन कर लेना है। फिर देखते हैं सुदका को, तो यह शादीकौर नदी के मुहाने पे है। शादीकौर नदी जो कि बलूचिस्तान से रिलेटेड है। 1962 में डेल्स ने खोज करी थी और ऊपरी एवं निचली 2 टीले मिले थे। और यह बंदरगाह न होकर समुद्र तट एवं समुद्र से दूरवर्ती भूभाग के मध्य व्यापार का केंद्र रहा होगा। ओके, डाबरकोट का है, यह विंदार नदी के मुहाने पर स्थित है। कौन सा, डाबरकोट। अब हम चलते हैं सिंधु की तरफ।
सिंधु में सबसे इम्पोर्टेंट स्थल मोहनजोदड़ो। सिंधु नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित सिंधु सभ्यता के एक केंद्र के रूप में मोहनजोदड़ो, जिसका नाम क्या होता है, मृतकों का टीला, जिसका मतलब क्या होता है, मृतकों का टीला, जिसकी खोज 1922 में रखाल दास बनर्जी ने की थी। और उस समय की जब वे एक बौद्ध स्तूप का वहां पर उत्खनन करवा रहे थे, उसी बीच में इसकी खोज करी गई। मार्शल के नेतृत्व में फिर 1922 से लेकर 1923 तक यहाँ पुनः खुदाई करवाई गई और यहाँ से नगर निर्माण के चरण प्राप्त हुए। 1950 में सर मार्टिनर व्हीलर ने यहाँ पे पुनः खुदाई करवाई और 1964 से लेके 1964 और 1966 में अमेरिका के पुरातत्विक डेल्स ने यहाँ पे पुनः उत्खनन करवाया, खुदाई करवाया। अब बात आती है कोट दीची की। तो कोट दीची 1935 में धुरिये ने इस स्थल का खोज करवाया और कुछ बर्तन इत्यादि जो है वो प्राप्त किए। 1955 से लेके 57 में फजल अहमद ने इस स्थल का उत्खनन करवाया और यहाँ पर सिंधु सभ्यता के नीचे एक और संस्कृति के अवशेष मिले जिसे कोट दीची संस्कृति कहा गया। कोट दीची संस्कृति कहा गया, ये नोटेबल फैक्ट है। यहाँ सिंधु सभ्यता से संबंधित बानाग्न मिले हैं और यहाँ मकान कच्ची ईंटों के बने हैं परंतु नींवों में पत्थर का प्रयोग हुआ है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं चनहुद्रो। तो चनहुद्रो जो है यह स्थल मोहनजोदड़ो से दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 128.75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ एक ही गढ़ी प्राप्त है। ननी गोपाल मजुमदार ने इस स्थल को कभी खोजा था, तो ये खोजा था 1931 में। पुनः मैके ने 1935 में इस स्थल का उत्खनन करवाया और चनहुद्रो में सिंधु सभ्यता के पूर्व की संस्कृतियों जैसे झूकर एवं झांगर संस्कृति के अवशेष मिले हैं। तो अगर पूछा जाता है हमसे क्वेश्चन कि चनहुद्रो में सिंधु सभ्यता के पूर्व की संस्कृति कौन कौन सी है, तो ये कौन सी है, झूकर एवं झांगर संस्कृति। और कहाँ से इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो ये प्राप्त हुए हैं चनहुद्रो से। पंजाब देख लेते हैं। पंजाब में हड़प्पा देखना है। हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के शाहीवाल जिले में रावी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है और 1921 में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स ने इस स्थल का अन्वेषण किया था। कभी किया था, 1921 में। वैसे इनके पूर्व में, इससे पूर्व 1826 में चार्ल्स मैसन ने, 1853 एवं 1873 में जनरल कनिंघम ने हड़प्पा के टीले एवं इसके पुरातात्विक महत्व का लिखित उल्लेख किया था। ये पहले ही हो चुका था। और 1946 में व्हीलर के निर्देशन में यहाँ पे उत्खनन हुआ था, जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि हड़प्पा का प्राचीन नगर मूल रूप में 5 किलोमीटर के क्षेत्र में बसा था। रोपर पंजाब में शिवालिक पहाड़ी की उपत्यका में स्थित एक स्थल की खुदाई यज्ञदत्त शर्मा के निर्देशन में 1955 से 1956 तक हुई और रोपर में सिंधु सभ्यता के अतिरिक्त 5 अन्य सिंधु उत्तर संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से कांचली मिट्टी एवं अन्य पदार्थों के आभूषण, ताम्र कुल्हाड़ी, चार्क फलक, तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है और एक कब्रिस्तान भी मिला है। रोपर से क्या क्या मिला है ये आप नोट डाउन कर लीजिए। 12 जो है यह स्थल रोपर के पास ही स्थित है और संघोल से देखते हैं कि क्या क्या मिला है। तो संघोल जो है ये पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में स्थित है और जिसकी खुदाई SS तलवार एवं रविंद्र सिंह विष्ट ने कराई थी। कभी कभी कुछ प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो जाए तो मैं माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली में ठंड बहुत ही ज़्यादा है और बोलते वक्त ऐसा लगता है कि वर्ड से फ्रीज्ड हो जा रहे हैं। तो यहाँ से तांबे की 2 छेनियाँ मिली है, कांचली मिट्टी की चूड़ियाँ मिली है और बाली और मनके प्राप्त हुए हैं और यहाँ कुछ वृत्ताकार गर्त मिले हैं जो अग्नि स्थल के रूप में प्रयुक्त लगते हैं, जिसको अग्नि स्थल के रूप में
यूज किया जाता था। हरियाणा से क्या क्या मिला है और कौन कौन सा स्थल इम्पोर्टेंट है, तो राखी गढ़ी देखते हैं। हरियाणा प्रांत के जिंद जिले में इस स्थल की खोज किसने की थी, तो ये सूरजभान और आचार्य भगवान देव ने की थी। यहाँ से सिंधु पूर्व सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं और यहाँ से तांबे के उपकरण एवं सिंधु लिपि युक्त एक लघु मुद्रा भी उपलब्ध हुई है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि लघु मुद्रा और किसकी मिली है, तांबे के उपकरण एवं सिंधु लिपि युक्त एक लघु मुद्रा मिली है। कहाँ से, हरियाणा के राखीगढ़ी से। बनावली या बनवाली से क्या मिला है, तो यह हिसार जिले में सरस्वती नदी जो कि अब सूख चुकी है, वेदों में इसका कितनी बार वर्णन है, इस घाटी में स्थित है। कौन सा, बनावली या बनवाली। और रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1973 से लेकर 74 में यहाँ उत्खनन करवाया और यहाँ प्राप्त पुरातात्विक सामग्रियों में तांबे के बानाग्र, उस्तरे, मनके, पशु और मानक मृमूर्तियां, बटखेरे और मिट्टी की गोलियां, सिंधु लिपि में अंकित लेखा वाली मुद्रा मिली है। तो ये सारी पॉइंट्स आपको नोट कर लेना है। मित्ताथल से क्या मिला है, तो मित्ताथल भी हरियाणा प्रदेश में ही है, भिवानी जिले में स्थित है और उसका उत्खनन जो है ये 1968 में सूरजभान ने करवाया था। फिर राजस्थान के कालीबंगा से देख लेते हैं। गंगानगर जिले में स्थित घग्गर प्राचीन सरस्वती के किनारे कालीबंगा स्थित है और यहाँ सिंधु सभ्यता के साथ साथ सिंधु पूर्व सभ्यता के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं और 1961 में ब्रजवासी लाल एवं बालकृष्ण थापर ने के निर्देशन में और 1961 में यहाँ खुदाई संपन्न हुई और यहाँ पे 2 टीले मिले हैं। ठीक है, दोनों टीले जो हैं ये सुरक्षा दीवारों से घिरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश और गुजरात की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर से हिंडन नदी के तट पर यह स्थित है, आलमगीरपुर जो स्थल का नाम है। और गुजरात का रंगपुर, लोथल और सुरकोतरा से देख लेते हैं क्या क्या जो उत्खनन हुआ है और कहाँ पे हुआ है। तो रंगपुर जो है ये कौन सी नदी के तट पर है, तो ये मादर नदी के तट पर है और यहाँ माधव स्वरूप वत्स ने 1931 से 34 में तथा रंगनाथ राव ने 1953 से लेके 54 में उत्खनन करवाया था। लोथल यह काठियावाड़ जिले में स्थित है। यहाँ पर एक गोदी मिली है जो समुद्री आवागमन तथा व्यापार के लिए महत्वपूर्ण थी। यहाँ मनकों का एक कारखाना मिला है। तो मनकों का कारखाना कहाँ मिला है, लोथल में मिला है और हाथी के दांत भी मिले हैं। और सुरकोतरा में क्या है, कच्छ में स्थित सुरकोतरा की खोज श्री गजपत जोशी ने 1964 में की थी। यहाँ सिंधु सभ्यता के बर्तनों के साथ ही एक नई तरह का लाल भांड भी मिला है और यहाँ शवाधान के उदाहरण मुख्यतः अस्थि कलशों के रूप में मिले हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि सुरकोतरा से क्या मिला है। बड़ी चट्टान से ढकी एक कब्र मिली है और यहाँ घोड़े की हड्डियां भी मिली है। आप ये समझ सकते हैं कि इस वक्त घोड़ा जो है, घोड़ा पालना या घोड़ा रखना प्रचलन में था। अब देखते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उनकी स्थिति। स्थल का नाम कुछ इस प्रकार दिया गया है। खोज यहाँ पे किस ईस्वी में किया गया है और उत्खननकर्ता कौन कौन है, किस नदी के तट पर है और स्थिति क्या है, वो हम देखने वाले हैं। हड़प्पा 1921 में दयाराम साहनी, रावी नदी के किनारे और मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में स्थित है अभी ये। मोहनजोदड़ो की बात करें तो 1922 में रखाल दास बनर्जी सिंधु के दाहिने किनारे पर और लड़काना जिला सिंध पाकिस्तान में है। सुतकांगे डोर जो है ये 1927 में ऑरेल स्टाइल एवं जॉर्ज डेल्स इन्होंने मिलकर इसका उत्खनन करवाया था और दशक नदी के तट पर है और मरकाना तट बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। चनहुद्रो 1931 में एमजे मजूमदार इसके उत्खनन करता है और सिंधु के बाएं नदी सिंध प्रांत पाकिस्तान में। ओके, फिर कालीबंगा 1953 में इसकी खोज की गई। बीबी लाल एवं बीके थापर ने घग्गर सरस्वती नदी जो कि राजस्थान में है और कोट दीची 1953, फजल अहमद सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत पाकिस्तान में है।
यहाँ तक आप एक बार मैं चाहूंगी कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मेरे बोलने के बाद भी एक दो बार आप अगर इसको देखें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर इसके आगे हम देखते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया था। फिर हम देखते हैं कि रंगपुर जो है, रंगपुर आई मीन यहाँ तक हमने देख लिया है। यस, रंगपुर की का जो खोज है ये 1953 से लेके 54 के बीच में किया गया। रंगनाथ राव के द्वारा किया गया, मादर नदी के तट पर किया गया और गुजरात में है ये। ठीक है। रोपर 1953 से लेके 56 में, और यज्ञदत्त शर्मा सतलज नदी के तट पर पंजाब में है। लोथल 1955 रंगनाथ राव ने भोगवा नदी के किनारे और गुजरात में है ये। आलमगीरपुर की खोज 1958 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा हिंडन नदी के किनारे और उत्तर प्रदेश में है ये। बनावली 1974 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज करी रंगोई नदी के तट पर और हरियाणा में है ये। धोलावीरा 1990 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने ही इसकी खोज करी लूनी नदी के किनारे और गुजरात कच्छ जिला में है, गुजरात के कच्छ जिला में है। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नेक्स्ट है हमारा सुतकोटदा, जो कि 1972 में इसकी खोज करी गई। जगपति जोशी ने इसकी खोज करी। कच्छ का रण इसका जो मेन स्थल है और गुजरात में है ये। राखीगढ़ी 1963 में प्रोफेसर सूरजभान सिंह ने, हरियाणा में है ये स्थल। और बालाकोट 1963 से लेके 76 में इसकी खोज की गई। GF डेल्स ने की, विंदार के किनारे है और पाकिस्तान में है ये बालाकोट। ओके, अब हम देखने वाले हैं सिंधु सभ्यता का उद्भव। व्हीलर का कौन कौन से जो उत्खनन करता है उनका क्या क्या मत है, कौन कौन से जो राइटर्स हैं उनका क्या मत है इसके बारे में, ये हम देखने वाले हैं। व्हीलर का मत है कि मेसोपोटामिया के लोग ही सिंधु सभ्यता के जनक थे। ये वन लाइनर में कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड करा है। और गार्डन का मत क्या है, तो गार्डन का मत है कि मेसोपोटामिया के लोग समुद्री मार्ग से यहाँ आए तथा नए वातावरण में नए सिरे से चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के फलस्वरूप यहाँ नई संस्कृति का विकास किया। तो गार्डन बसाया सबने, तो ये गार्डन का हो गया। और व्हीलर मतलब व्हील से रिलेटेड किसी चीज से आए होंगे, तो ये लोग मेसोपोटामिया के लोग यहाँ पे आए थे। ये दोनों आपने याद कर लिया होगा, आई होप सो। फिर देखते हैं फेयर सर्विस के अनुसार इस सभ्यता का उद्भव और विस्तार जो है ये बलूची संस्कृतियों का सिंधु प्रदेश की आखेट पर निर्भर करने वाली किन्हीं वन्य और कृषक संस्कृतियों के पारस्परिक प्रभाव के फलस्वरूप हुआ। तो फेयर से याद आपको रखना है कि वन्य और कृषक, तो फेयर से आपको याद रखना है फ्रूट्स। ओके, तो फ्रूट्स कहाँ से, तो वन्य और कृषक से आप रिलेट इसको करके टिक आउट कर सकते हैं। फिर अमलानंद घोष ने सोथी, बीकानेर एवं गंगानगर क्षेत्र राजस्थान या कालीबंगा प्रथम संस्कृति का हड़प्पा संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान माना है। जगपति जोशी ने भी इनके मत को समर्थन किया है। फिर धर्मपाल अग्रवाल, ब्रिजेट आलिंचन और रेमंड आलिंचन आदि विद्वानों ने यह धारणा व्यक्त की है कि सोथी संस्कृति राजस्थान सिंधु सभ्यता से पूर्व कोई संस्कृति नहीं थी, प्रस्तुतः वह सिंधु सभ्यता का ही प्रारंभिक रूप थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें किस विद्वान का कौन सा मत था ये हमने देख लिया है। अब कवर करते हैं सिंधु संस्कृति की विशेषता और इसका जो नया नगर नियोजन था वो हम कवर करने वाले हैं। सिंधु सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर हैं और सिंधु सभ्यता के नगरों में मकान जो है ये जाल की तरह बसाए गए थे। ठीक है, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और नगर को आयताकार खंडों में विभक्त करती थी। ये सारी चीजें आप वन शॉट में आप लिख लेंगे। मोहनजोदड़ो की सबसे चौड़ी सड़क जो है ये 10 मीटर से कुछ अधिक चौड़ी है और अधिकांश नगरों में दुर्ग बने हुए थे जहां संभवतः शासक वर्ग के लोग रहते थे। दुर्ग के बाहर निचले स्तर पर ईंटों के मकानों वाला शहर बसा था
और जहाँ लोग जो है सामान्य लोग रहते थे। सिंधु सभ्यता में किसी भी सड़क को ईंट आदि बिछाकर पक्का बनाया नहीं गया था, ये आपको याद रखना है। और सिंधु सभ्यता, माफ कीजिएगा, सिंधु सभ्यता के प्रत्येक भवन में स्नानागार एवं घर के गंदे जल का निकासी के लिए नालियों का प्रबंध था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। गलियों की चौड़ाई जो है ये 1 मीटर से 2.2 मीटर तक थी। ये ऑड मैन आउट वाले क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है। सारे के सारे पॉइंट्स आपके लिए जानना काफी इंपॉर्टेंट है। भवन निर्माण में पक्की एवं कच्ची दोनों तरह की ईंटों का प्रयोग हुआ था। किसमें? सिंधु सभ्यता में। और सिंधु संस्कृति के नागरिक भवन निर्माण में सजावट और बाहरी आडंबर के विशेष प्रेमी नहीं थे। उनके भवनों में विशेष अलंकरण नहीं दिखाई पड़ता है कहीं भी, और ईंटों पर भी किसी तरह का अलंकरण नहीं दिखता है। कालीबंगा की फर्श जो है ये एकमात्र अपवाद है। जो कालीबंगा की फर्श पे जो भी डिजाइन्स मिलते हैं वो एक एक्सेप्शन आप पकड़ के चल सकते हैं। इसके निर्माण में अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये एक्सेप्शन है। और भी आपको कहीं सिंधु सभ्यता में ये सारी चीजें नगर नियोजन में या घर के बनावटों में देखने को नहीं मिलता है। सिंधु सभ्यता के अवशेषों में मंदिर स्थापत्य का कोई उदाहरण नहीं है। फिर देखना है कि हड़प्पा की जल निकास प्रणाली जो है ये विलक्षण थी और संभवतः किसी भी दूसरी सभ्यता के स्वास्थ्य और सफाई को इतना महत्व नहीं दिया, किसी भी दूसरी सभ्यता ने, जितना कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने दिया था। और सिंधु सभ्यता में प्रयुक्त ईंटें अलग अलग प्रकार की होती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी ईंट का ये आपको जो डायमेंशन था ये आप नोट कर लीजिए। और कुछ ईंटें जो थी ये 35.83 सेंटीमीटर से लेके 35.83 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। बस इसको ध्यान में रखिएगा। और सामान्यतः व्यवहार में लाई गई ईंटों का जो डायमेंशन था, लंबाई चौड़ाई था, वो क्या था, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। जुराई के लिए सैंधव लोग मुख्यतः मिट्टी के गारे का प्रयोग करते थे। जैसे हम सीमेंट यूज करते हैं वैसे ही वो मिट्टी के गारे का प्रयोग करते थे। और जुराई के लिए जिप्सम के मिश्रण का भी प्रयोग हुआ है, परंतु अत्यंत कम, बहुत ही कम मात्रा में। मोहनजोदड़ो की केवल एक ही इमारत विशाल स्नानागार में गिरी पुष्पक का प्रयोग हुआ है और नालियों की जुराई में जिप्सम और चूने के मिश्रण का प्रयोग हुआ है। तो आई होप ये सारा का सारा पॉइंट आपने नोट डाउन कर लिया होगा। दीवारों के मध्य में दरवाजे ना होकर एक किनारे पर होते थे। अभी जो दीवारों के बीच में दरवाजे होते हैं वो एक किनारे पर होते थे और लकड़ी के बने होने के कारण इनके अवशेष प्राप्त नहीं है। भवनों में लकड़ियों का निर्माण नहीं होता था और इमारतों की छतें जो है वो समतल थी। भवनों में स्तंभों का प्रयोग होता था, परंतु बहुत ही कम मात्रा में। वर्गाकार एवं चतुर्भुजाकार स्तंभों के अवशेष प्राप्त हुए हैं और वृत्ताकार स्तंभों का प्रयोग नहीं हुआ है तथा इसके अवशेष भी कहीं प्राप्त नहीं हुए हैं। सिंधु सभ्यता के कुएं वृत्ताकार अथवा अंडाकार थे और अधिकांश कुएं जो है ये 91 मीटर व्यास वाले थे, पर 61 मीटर व्यास वाले छोटे एवं 2.13 मीटर व्यास वाले कुएं भी मिले हैं। तो ये सारा पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेना है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें हम ये सारे पॉइंट्स कवर करेंगे, जो कलात्मक गतिविधियाँ थी, जो भी चीज़ें प्राप्त हुई हैं और कहाँ से प्राप्त हुई हैं, उनका क्या योगदान रहा है, ये सारी चीज़ें, किसकी पूजा करते थे सिंधु सभ्यता के लोग, और विभिन्न स्थल जो है, ये सारी चीज़ हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। वो किस टाइप का उनका व्यवसाय रहता था, पशुपालन में कौन कौन से पशु पालते थे, उद्योग क्या था, व्यापार क्या था, मापतौल के लिए वो किस चीज़ का प्रयोग करते थे, सिंधु सभ्यता की लिपि, काल निर्धारण, विद्वान मत और जाति निर्धारण, ये सारी चीज़ें, और सिंधु सभ्यता के अंत का क्या कारण है, वो सारी चीज़ें हम आने वाले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस सेकेंड पार्ट के कंप्लीट होने के बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आप उसके लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा और वहाँ से जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।